Hello, my dear viewers. I welcome you again on Saima Tabassum classes. Let's begin with the first question. Which country recently inaugurated world's deepest and largest underground laboratory known as DURF? Is it USA, China, India, Japan? So China is going to be the answer. China has marked a significant achievement in physics. तो इसमें असल में you know because they are going to inaugurate the world's deepest largest underground laboratory जिसको deep underground and ultra low radiation background facility for frontier physics experiments. ठीक है. वट आर फ्रंटियर फिजिक्स जो बेसिक फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स होंगे ये वहाँ पर कैरी आउट हो जाएंगे. जैसे कि एनर्जी से रिलेटेड वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होंगे. ठीक है. एनर्जी, कॉस्मिक या कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक रेडिएशन वगैरह जो भी है, कॉस्मोलॉजी. ठीक है. यूनिवर्स फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो साथ में इंटेंसिटी वगैरह, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो यहाँ पर कैरी आउट हो जाएंगे. तो 2400 मीटर्स DURF इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन सिंघवा यूनिवर्सिटी एंड येलोंग रिवर हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड. तो इन्हीं के बीच में एक कोलैबोरेशन है. जैसे कि हम लोगों ने कल भी देखा कि कल के क्वेश्चन में वो उसमें भी देखा कि ये जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एनर्जी सेक्टर में एंड हर टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे है. तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो लोगों ने साउथ चाइना सी में बनाई थी, तो वगैरह वगैरह. और हियर दे आर एमिंग टू कंट्रीब्यूट सबस्टेंशियली टू द ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ऑफ डार्क मैटर. तो डार्क मैटर हम लोगों ने देखा भी था. डार्क मैटर भी अवेलेबल है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत कम है. तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट होने वाले हैं. तो a mysterious substance that exhibits limited interaction with light or the electromagnetic field. चलिए, और एक क्वेश्चन है. सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी दैट रिसेंटली ऑब्जर्व्ड द लार्जेस्ट सोलर फ्लेयर in years belong to which state? क्वेश्चन को फिर से देखते हैं. सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी दैट रिसेंटली ऑब्जर्व्ड द लार्जेस्ट सोलर फ्लेयर इन ईयर्स बिलोंग टू विच स्टेट एजेंसी? ओके. यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रशियन फेडरेशन स्पेस रॉसकॉस्मोस है, नासा है, जाक्सा है. आंसर इज नासा. नासा इज द आंसर. नासा इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो ओके. असल में नासा ने ही ये जो स्पेस व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओ माय गॉश, व्हाट इज हैपनिंग. ओह, चलिए. सोलर फ्लेयर्स, किसने कहा कि सोलर फ्लेयर्स है? देखिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमारी अर्थ है, दिस इज़ आवर अर्थ, तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटोस्फीयर है. इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारा मैग्नेटोस्फीयर है जो रिस्पॉन्सिबल है टू शील्ड आवर अर्थ फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स. जिस तरीके से ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो ओजोन लेयर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? टू शील्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम, टू शील्ड वी पीपल फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. इसी तरीके से हमारा मैग्नेटोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल टू शील्ड वी पीपल फ्रॉम सोलर फ्लेयर्स. ठीक है. जो हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स रेडिएशंस आती है फ्रॉम द सन, तो उससे हम बच सकते हैं. चलिए, वन मोर क्वेश्चन इज what name has been given to the recently discovered new kind of rock that contains plastics and polymers? The answer is going to be प्लास्टस्टोन. प्लास्टस्टोन ये एक रॉक होगी जिसमें प्लास्टिक्स भी होंगे, जिसमें पॉलीमर्स भी होंगे.
तो नेचुरली ऑकरिंग रॉक ये डेफिनेटली नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्लास्टिक्स होंगे, इसमें पॉलीमर्स होंगे। तो असल में ये प्लास्टिक्स आए होंगे फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, तो उसके बाद एक्यूमुलेट हुए होंगे, उसके बाद ये मिले होंगे रॉक्स वॉक्स वगैरह के साथ। तो फाइनली एक रॉक जिसको हम कह सकते हैं, रॉक में एक मिले हुए होंगे, तो फाइनली एक प्लास्टिक वाली रॉक, पॉलीमर्स वाली रॉक बनी होगी, जिसको हम प्लास्टोन कह सकते हैं, क्योंकि इस रॉक में प्लास्टिक्स पाए गए। What is the name of the scheme under which Indian scientific expeditions to the Arctic and Antarctic regions are conducted? उस स्कीम का नाम क्या है जिसके अंडर इंडिया के साइंटिफिक एक्सपेडिशंस होते रहते हैं आर्कटिक एरिया में एंड अंटार्कटिक रीजन्स में? ठीक है, पेसर है, पोलरिस है, आइस कैप है, आर्कटिका। तो आंसर इज गोइंग टू बी पेसर। Indian scientific missions to Earth's poles, the Arctic and Antarctic. अगर ये अर्थ है, ये आपका हमारा अपना आर्कटिक सर्कल होगा, ये हमारा अपना एंटार्क्टिक सर्कल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये आर्कटिक एरिया होगा, अंटार्कटिक एरिया होगा। तो इन दोनों को हम क्रायोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ये फ्रीज्ड या फ्रिज्ड जोन माना जाता है। क्योंकि ये फ्रिज्ड जोन जो है, ये फ्रिज्ड जोन हमेशा बिलो ज़ीरो रहता है। तो इसमें वहाँ हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमारे डिफरेंट अपनी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, वहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पर। तो ये एक पर्टिकुलर स्कीम से चलते हैं, स्कीम के अंडर चलते हैं, जिसको पेसर स्कीम कहते हैं। तो द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक मिशंस, इनके अंडर इनको जो स्कीम, इनके जो रिसर्च स्टेशंस है, एक स्कीम के अंडर आते हैं, जिनको पोलर एंड क्रायोस्फीयर स्कीम एग्जीक्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अब पेसर स्कीम जो है, इट कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पोलर रीजन्स, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट्स होंगे पूरे इंडिया के, इंडियन इंस्टीट्यूट्स के। तो यही प्रोजेक्ट्स को स्टीर करते हैं, ठीक है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। साथ में स्पेस वेदर, क्रायोस्फीयर डायनामिक्स एंड अदर एरियाज थ्रू दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपेडिशंस। असल में हम लोगों को क्लाइमेट चेंज, तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी होगा, ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हम लोगों को इन एरियाज़ फ्रिजिड जोन पे भी देखने को मिलते हैं। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वहाँ की जो आइस कैप्स है, आइसबर्ग्स है वगैरह, वहाँ वो मेल्ट हो रही है धीरे धीरे। तो ये सब हम इसी पेसर स्कीम के अंडर जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमें ये मालूम हो जाता है। चलिए, तो नी-एल्सन रिसर्च बेस दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? नी-एल्सन रिसर्च बेस किस कंट्री में है? ठीक है, ये नॉर्वे में है। अगर आपको पता होगा, नॉर्वे आर्कटिक सर्कल वाले एरिया में आता है, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ में ये लोकेटेड है ये कंट्री, नॉर्वे। तो आंसर इज गोइंग टू बी नॉर्वे, ठीक है, नी-एल्सन रिसर्च बेस। तो इसमें असल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, या it recently decided to send its first winter expedition team to Norway's नी-एल्सन रिसर्च बेस स्वालबार्ड, ठीक है। चलिए, तो हालांकि इंडिया का ऑलरेडी है एक पोलर रिसर्च स्टेशन हिमाद्री स्वालबार्ड में। अब विंटर एक्सपेडिशन क्रू विल स्टडी एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस वेदर फिनोमेना लाइक नॉर्दर्न लाइट्स, जो हम लोग को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट आर नॉर्दर्न लाइट्स। और ये कब होगा? टिल मार्च 2023
ड्यूरिंग द आर्कटिक्स डार्क सीजन। तो ऐसा लास्ट ईयर ये डिसाइड कर लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन mRNA वैक्सीन फॉर कोविड-19? ठीक है, mRNA वैक्सीन, इट इज़ वेरी क्लियर व्हाट इज mRNA वैक्सीन। एंटीबॉडीज बनेंगी। mRNA एक पर्टिकुलर प्रोटीन, mRNA में एक पर्टिकुलर प्रोटीन होगा, उस पर्टिकुलर प्रोटीन में एक पर्टिकुलर कोड होगा, ठीक है, और वो कोड एक पर्टिकुलर, उससे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा, तो वो प्रोटीन एंटीबॉडी होगी। असल में एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन्स, तो वो रेस्पॉन्सिबल होंगे टू किल कोविड-19 वायरस। चलिए, तो आंसर इज गोइंग टू बी जिमको वैक। एंड इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी Genova Biopharmaceuticals has developed the nation's first Omicron specific mRNA COVID-19 वैक्सीन, जिसका नाम है जिमकोवैक, एज अ बूस्टर डोज। बूस्टर डोज बोले तो एंटीबॉडीज़ की लाइफ बहुत कम होती है, अगर 90 डेज़ होगी तो उसको और इंक्रीज़ करने के लिए हम और एक डोज देंगे ताकि एंटीबॉडीज़ फिर से बने, कंटिन्यूसली बने, ठीक है। एक नया वेरिएंट जो था XBB-JN1 वो भी आ गए, तो इंडिया ने फिर अप्रूव किया अपना होम ग्रोन mRNA वैक्सीन जिसका नाम है जिमकोवैक। वो टारगेट करेगा ओमिक्रॉन वेरिएंट को, ठीक है, बट इट इज़ एफिकेसी अगेंस्ट सच स्ट्रेन स्ट्रेंथन्स इंडियाज वैक्सीन सिक्योरिटी। ऐसा माना जाता है कि ये जो XBB एंड JN1 वगैरह जो भी है, अब इन पे भी इसकी एफिकेसी अच्छी खासी मानी जाती है। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।